नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को दिल्ली में ऑफिस तो मिल गया। अहम बैठक जो फरवरी में होने वाली है वो भी फाइनलाइज होगी, लेकिन पेंच अब भी जो फंसा हुआ है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग से पहले आरबीआई और नाबार्ड के कर्मचारियों की सैलरी पेंशन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस फैसले से कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे एलआईसी डीमर्जर की। मोदी सरकार एलआईसी को क्यों डीमर्ज करना चाहती है, इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। इन्होंने जेपी मॉर्गन और उसके सीईओ जो हैं जेमी डिमॉन के खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया। क्या वजह है इस कदम का, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करें। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग में जो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस जो है जारी है। अब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको कि आप FNPO के नाम से जानते हैं, उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से बड़ी मांग की। हाल ही में FNPO ने नेशनल काउंसिल को एक लेटर भेजा। इस लेटर में ही उन्होंने अपनी जो है मांग बताई। इस लेटर में उन्होंने कहा कि A ग्रुप के, B ग्रुप के, C और D पोस्टल कर्मचारियों के लिए जो है फिटमेंट फैक्टर जो है 3 से लेकर 3.5 जो है रखने को कहा है। प्रवीण सर, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मांग को लेकर जो है 60 पेज की चिट्ठी भी लिखी है। कल ही देखिए एक बहुत बड़ी खबर आई, कहा गया कि ऑफिस मिल गया, कामकाज को लेकर बात कही जा रही है कि अब आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद दनादन जो है लोग जो है अपनी सिफारिशें लेकर आ रहे हैं, 60 पेज की चिट्ठी ला कर दे रहे हैं। इतना असमंजस क्यों है, इतना रार क्यों छिड़ा है सर? नहीं, देखिए, जो FNPO है उन्होंने जो चिट्ठी लिखी और जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 3 से 3.25 रखने की मांग की है, ये अब तक के जितनी डिमांड देख रहे थे बड़े बड़े जो कर्मचारी संगठन के जो प्रेसिडेंट और बाकी के पदाधिकारी थे, उन सब में सबसे बड़ी ये डिमांड है विशाल। जी। और एक तरह से जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जो तमाम अर्थशास्त्री और तमाम जो जानकार हैं उनकी जो राय है उससे भी कहीं मतलब सरकार के खजाने का जो है वो बजट बिगाड़ने की जो तैयारी और जो डिमांड है वो एक तरह से दिखाई दे रही है। और इसके साथ डिमांड 3 से 5% की सालाना की सैलरी इंक्रीज की भी है। जी जी। तो बड़ी डिमांड आई है। उनका कहना ये भी है कि जो ABCD जो ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये वो होना चाहिए, खासतौर पे C और D कर्मचारी जो कम वेतनमान के, जिनके प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं होते, उनको ज़्यादा हाइक जो है वो दिया जाना चाहिए। चलिए सर, अब 60 पेज की चिट्ठी में जो और क्या क्या बातें हैं वो भी समझ लेते हैं सर। देखिए, हालांकि मांग तो बहुत ज़्यादा है प्रवीण सर, लेकिन कुछ जो प्रमुख मांगे हैं उन पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पहला है कि हायर पे स्ट्रक्चर, यानी जो है उच्च वेतन का ढांचा होना चाहिए। वेतन मैट्रिक्स सिस्टम में भी सुधार करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा एनुअल जो है इंक्रीमेंट में बदलाव हो, अलाउंसेस में सुधार होने की बात कह रहे हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया को आसान और तेज किया जाए। इसके अलावा जो आप तर्क कह रहे थे सर कि जो 5% जो है सालाना इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे, उसके पीछे इन लोगों का तर्क है कि फिलहाल जो सरकारी कर्मचारियों को जो है वो 3% का सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। उनका कहना है कि महंगाई से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, मुकाबला किया जाए, तो ये बहुत कम बैठता है। नहीं, बात सही है, महंगाई के मुकाबले ये इंक्रीमेंट जाहिर तौर पर कम है, लेकिन एक साथ लमसम फिर जब 10 साल में अगर आपका जो आयोग बन रहा है और उसके तहत अगर मान लीजिए 2.5 गुना या 3 गुना अगर सैलरी, क्योंकि उसके साथ 3 या 3.25 गुना सैलरी बढ़ाने की भी जो डिमांड है, तो वो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों से कंपनसेट भी विशाल कर देती है। और इसके अगर आप उलट प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो वहाँ भी 5-7% का सैलरी हाइक सालाना होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल में आपकी सैलरी 3 गुना हो जाए जी। तो ये डिमांड तो अच्छी खासी हुई है। अब जो आयोग का दफ्तर भी तय कर दिया गया है कहाँ होगा। जो NCJCM है उनकी अपनी बैठक भी उन्होंने बुला ली है 25 फरवरी को, जो फरवरी के आखिर में होगी। लेकिन इनमें से क्या डिमांड्स पूरी हो पाएंगी, इसमें से कितनी डिमांड्स ऐसी हैं जो रियलिस्टिक हैं, जिनको सरकार मान सकने की
स्थिति या हैसियत में होगी, ये देखने वाली बात ज़्यादा है। जी सर, अब जो 25 फरवरी को जो बैठक होने वाली है सर, उस पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे। क्या वहाँ किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है सर? क्या प्रमुख मुद्दा, क्या ओल्ड पेंशन वहाँ मुझे स्कीम? लगता है कि जो बड़ी बात है वो पूरा का पूरा एक समराइज करके डिमांड्स का एक या मेमोरेंडम जो है जी। वो आयोग के सामने रखने के लिए कि आखिर मेमोरेंडम में मुख्य बिंदु होंगे क्या, किन किन चीज़ों पे जो कर्मचारी संगठन है उनकी डिमांड है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों का पहले तो देखिए कर्मचारी संगठन आपस में एक राय हों, उसके बाद आयोग के पास बात जाएगी, वहाँ बैठेंगे, वहाँ डिस्कशन करेंगे कि साहब हम ये चीज़ें चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक संगठन की मांग ये है, दूसरे की मांग ये है। पहले तो आप सारे जितने संगठन हैं वो एक पेज पर आएंगे, वहाँ पे एक सहमति हो, उसके बाद आप सरकार से बात करोगे कि साहब हमको इन 5-7 बिंदुओं पे आपसे राहत चाहिए। चलिए सर, एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने जो है आरबीआई और नाबार्ड के जो है सैलरीड और पेंशनर्स, इनके लिए बहुत जो है पिटारा खोल दिया, मतलब कहा जाए सर, तो सैलरी में भी बढ़ोतरी हो गई है, पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। पीएसजीआईसी यानी जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां की जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 12.41% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा और क्या क्या अहम डेटा है सर, हम आपसे समझना चाहेंगे और किस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला है जो 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही और बाकी प्रोसीडिंग्स शुरू होने से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये जारी किया गया है जी, और बजट के ठीक पहले जारी किया गया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, नाबार्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी में रिवीजन किया गया। उनकी सैलरी में मतलब 8वां वेतन आयोग आए उससे पहले ही ये कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिल गई है। इसके साथ आरबीआई के और नाबार्ड के जो पेंशनर्स हैं उनके भी जो बढ़ोतरी करने की वहाँ पे भी ऐलान किया गया है। कर्मचारियों की अच्छी खासी तादाद है सर, बिल्कुल 93,000, हाँ 93,000 कर्मचारियों को जो है बड़ी राहत विशाल सरकार ने डेटा है वो भी बता दें। पीएसजीआईसी के जो है 43,247 कर्मचारियों की सैलरी में 12.41% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एनपीएस में जो सरकार का योगदान है यानी जो कंट्रीब्यूशन है, और 14,615 फैमिली पेंशनर्स को अब एक समान 30% का जो है फैमिली पेंशन दिया जाएगा। अब नाबार्ड की बात कर लेते हैं। नाबार्ड के जो है 3,800 कर्मचारियों को 20% की जो है वेतन वृद्धि दी जाएगी। साथ ही 1 नवंबर 2017 से पहले रिटायर हुए 726 नाबार्ड के कर्मचारियों की पेंशन, फैमिली पेंशन को आरबीआई और नाबार्ड के अनरिटायर्ड कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है सर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और थर्ड जो है कि आरबीआई के 30,700 जो है 70 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो है 1 नवंबर 2022 से लागू 10% की बढ़ोतरी के साथ की गई है। कुल मिलाकर जैसा कि आपने कहा सर 93,000 अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास कर्मचारी। सर फैमिली पेंशन और जो सैलरी में इंक्रीमेंट को बहुत बड़ा कदम है, कुछ ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार एक तरह से आप ये मानकर चलिए कि बजट के पहले और 8वें वेतन आयोग के जरिए केंद्र सरकार का जो बड़ा एक पूल है कर्मचारियों का, उसको बड़ी बढ़ोतरी देने से पहले सरकार ने एक तरह से अपनी मंशा ये साफ की है कि हम जो बाकी के जो चाहे एक तरह से जैसे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं या नाबार्ड है, एक तरह के सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। 20% की बढ़ोतरी इनकी सैलरी में किया जाना एक बड़ा स्टेप है और एक तरह सरकार ये इंडिकेशन दे रही है कि सरकारी कर्मचारी या सरकार के जो संगठन हैं, उपक्रम हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, आरबीआई के जो कर्मचारी हैं, उनको लेके उनकी पेंशन और सैलरीज को लेके सरकार, मुझे तो लगता है सर कि जितने भी जो लंबित मांगे हैं उनको एक एक करके सरकार देख रही है, विचार कर रही है और सबको जो लगता है कि ग्रीन सिग्नल देते जा रही है। बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से बताइए, ये सब हम लोग नहीं जानते थे। एफएनपीओ और जिस तरह से जो आरबीआई, नाबार्ड और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों की कभी से आई होगी वो चिट्ठी, उसको अब सरकार ने संज्ञान में लिया होगा, अब इनको ओके करते जा रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से अब इस तरह के जो कंज्यूमर सेंट्रिक या जो एम्प्लॉय फ्रेंडली डिसीजंस जो हैं, उनके परिवारों के, उनके हितों का, उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़े मसलों को
फिर बड़े कदम उठा रही है, जो है उनको एक तरह की सौगात दे रही है। जी। अब सर जो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 3 या 3 से ऊपर के जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, एक डेटा है सर, कहा जा रहा है कि अगर 3 जो है फिटमेंट फैक्टर अगर होता है 3.0 का, तो कितनी सैलरी बढ़ जाएगी? तो मान लीजिए लेवल 1 के कर्मचारी तो 18,000, तो सीधे 54,000। पहले तो हम लोग बात करते थे 50,000 के आसपास, 3 से ऊपर जाएगा 19,900 का है। अगर आप लेवल 2 में तो उनका 60,000 के आसपास हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये वायबल है, फीजिबल है, मतलब किया जा सकता है 3%? क्योंकि तमाम जो ब्यूरोक्रेट से हमारी बात होती रहती है, कर्मचारी संगठनों से बात होती रहती है, मैं तो कई बार आपसे सवाल भी पूछता रहता हूं कि अब तो ये लोग भी नीचे सरकते हुए नजर आ गए, लेकिन फिर से एक नई डिमांड फिर उठना कि 3 से ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है इन पर हामी भरती हुई नजर आएगी। देखिए, इकोनॉमिस्ट और जो रिपोर्ट जो वो जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देख लीजिए तो 1.5, पौने 2, 1.8, हाँ 2 इसके आसपास की बात सारे लोग कर रहे हैं। उसके आगे ये कहा जा रहा है कि सरकार के लिए फिर वायबल नहीं होगा इससे बड़ी सैलरी की बढ़ोतरी देना। तो ये मुझे लगता है कि 3 गुना सैलरी हो पाए, सरकार के पास क्या इतनी फिस्कल इतना जो है वो हेडरूम है कि सरकार इतना इनको फ़ायदा दे पाए, खजाने में इतना पैसा है सरकार के, तो ये थोड़ा मुश्किल ही जान पड़ता है अल्टीमेटली। और जो सरकार ने TOR के पहली ही लाइन में लिख दिया है कि भैया आप देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखकर ही काम करें, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी करी जाए। लेकिन कर्मचारी अपनी तरफ से असल में पूरी जो जी जान 10 साल के बाद मौका एक बार आता है, तो 10 साल का मौका बना लेना चाहते हैं। कर्मचारी नहीं चाहते कि उनकी तरफ से ही कम डिमांड की जाए। अगर कर्मचारी ही 1 की डिमांड करने लगेंगे, मान लीजिए कहें कि साहब 1.5 का फिटमेंट फैक्टर दे दीजिए, तो सरकार का ये अच्छा 1.5 मांग रहे हो, ये लो पौन लेके काम चलाइए। तो पहले ही सोचा जा रहा है कि 3-4 मांग लिया जाए, तो सरकते 2.86 तो मिल ही जाएगा। तो वो तो नेचुरल बार्गेन प्रोसेस का मुझे लगता है हिस्सा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी कोई संस्था जो है बहुत बड़ी हो जाती है या जटिल दिखने लगती है, तो सुधार के नाम पर सबसे आसान जो है नुस्खा सामने आता है कि उसको जो है डिमर्ज कर दो, यानी तोड़ दो। ऐसा माना भी जाता है कि इससे जो है एफिशिएंसी जो है अपने आप आ जाएगी। LIC को भी डिमर्ज करने का जो है सुझाव इसी सोच पर जो है आधारित है। लेकिन जीवन बीमा कोई देखिए साधारण कारोबार तो है नहीं, यानी बिजनेस है नहीं, और LIC कोई साधारण कंपनी भी नहीं। ये संस्था सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचती, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्र भर की जो है सुरक्षा, भरोसे और बचत को जो है संभालती है। ऐसे में प्रवीण सर, बड़ा सवाल यही है कि LIC को डिमर्ज करना क्या सही कदम होगा, और इसके पीछे का क्या लॉजिक है सर? नहीं, देखिए, ये कुछ वक्त पहले ये प्रस्ताव सरकार के पास क्या लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल्स और IRDAI, इसके पास ये प्रस्ताव एक IIM कोझिकोड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस प्रस्ताव को उनको दिया गया है। और कई बार तो ये भी खबरें आती थी सर कि सरकार चाहती है कि इसमें से अपनी हिस्सेदारी कुछ बेच दे। बिल्कुल, हिस्सेदारी बेचने का ऑप्शन सरकार के पास है, और सरकार हो सकता है आगे उसमें बेचे भी। स्टेक सेल तो सरकार करेगी LIC में। लेकिन LIC जितने एक जिसको कहा जाता है कि एक बेहमत है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर LIC जो है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना, उसके हिस्से करना, क्या वो एक उचित कदम होगा भारत जैसे देश के हिसाब से? ये एक सवालिया निशान है जिसको लेके रिपोर्ट आई कि साहब LIC को आपको डिसइंटीग्रेट या LIC के अलग अलग हिस्से टारगेटेड जो कारोबार हैं उनके वर्टिकल्स में LIC को बेसिकली बांटने की बात कही गई IIM कोझिकोड की रिपोर्ट में। और इसके साथ बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग्स हैं, यूनिट्स हैं, उनमें भी स्टेक सेल की बात कही गई जी। अब मसला इस बात का है कि क्या LIC जैसी बड़ी, कद्दावर और एक बेहद महत्वपूर्ण संस्थान का डिमर्जर करना कारगर साबित होगा? इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसको लेके एक नई बहस विचार चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी। अब देखिए, LIC के मामले में क्यों ये सोच गलत हो सकती है, इसके पीछे के भी कुछ तर्क है सर। देखिए, LIC कहा जा रहा है कि कोई सामान्य बिजनेस तो कर नहीं रही है। इसे 1956 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो है उस समय कहा गया कि सर कि निजी जो बीमा कंपनियां हैं वो फेल हो रही थी। लोगों का जो है इंश्योरेंस जो है, यानी जो बीमा है, उस पर भरोसा टूट रहा था। देश में पेंशन और जो है सामाजिक सुरक्षा का कोई जो है ताना बाना था नहीं। अब
चूंकि LIC फिर आई, उसके बाद करोड़ों लोगों की आस बंधी सर, करोड़ों लोगों को लंबी अवधि का जो है एक बचत के रूप में भी उस समय देखा गया था। अभी जो है अमीर गरीब कहा जा रहा है कि शहर गांव सभी जगह जो है बीमा को जो अगर पहुंचाना है, यानी जो रूरल और अर्बन पेनिट्रेशन में LIC कारगर है, तो फिर ये जो तर्क आ रही है सर, इस पर क्या विचार विमर्श किया जाए, कैसे चर्चा की जाए? नहीं, इसके देखिए दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये कहता है कि LIC भले जीवन बीमा इंश्योरेंस में अभी भी मार्केट शेयर देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे LIC का मार्केट शेयर घट रहा है। दूसरी चीज़ और एक ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि अब इस पूरे इंश्योरेंस के मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री तो हो चुकी थी, अब 100% सरकार ने FDI को मंजूरी दे दी है बहुत हाल में। अब यहाँ और मारकाट मचेगी। ऐसे में क्या LIC compete कर पाएगी इन कंपनियों के साथ? उसके लिए LIC को क्या रणनीति बनाने की ज़रूरत है, ये एक मसला उठता है। और इसलिए ये बात आती है कि आप बिल्कुल, क्योंकि LIC इतना बड़ा संस्थान है कि किस तरह से काम कर रही क्या है, कई बार इस तरह को लेकर चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर चीज़ें आती हैं। तो अब उसमें एक विकल्प ये आता है कि साहब LIC के बिल्कुल फोकस्ड जो टारगेटेड जो बिजनेसेस हैं उसके आप अगर अलग अलग हिस्से कर दीजिए और वो फिर काम करें तो शायद compete कर पाएँ जी। दूसरा तर्क जो है, और वो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण तर्क है, वो ये है कि LIC दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक कारोबार करने वाली संस्था नहीं है जी। एक कंपनी नहीं है जी। LIC के साथ करोड़ों गांव देहात, छोटे कस्बे और शहरों से जुड़े हुए लोग हैं जी। उनको LIC सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस देती है, बल्कि सोशल सिक्योरिटी, पेंशन जैसी एक पूरा सामाजिक सुरक्षा का एक कवर LIC मुहैया कराती है। जिन लोगों की बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच नहीं है, जिनके पास दूसरे साधन नहीं है पैसा लगाने के, वो बरसों से LIC के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में लोगों को बताने लगे कि साहब बीमा को अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, लेकिन अगर आप गांव देहात में जाकर बात करेंगे किसी भी व्यक्ति से, पॉलिसी, तो पहला सवाल जो कोई किसी व्यक्ति से पूछता है सेविंग के बारे में, वो ये पूछता है आपके पास LIC कितनी है कितने रुपए की LIC है। तो ये एक कॉमन सेंस है जहां पे सिक्योरिटी आपको, और केवल ऐसा नहीं कि आम आदमी या खेतिहर किसान मजदूर या दुकानदार ले रहा है, सरकारी कर्मचारी जितने हैं, आप गांव देहात छोटे शहरों में चले जाओ, सबके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो LIC है जी। तो इसलिए LIC दरअसल फंडामेंटली एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपनी देश के लिए है, एक चीज। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण तर्क यह है कि LIC सरकार को एक तरह से लंबे वक्त का कैपिटल मुहैया कराती है। हाउस होल्ड सेविंग का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो LIC दरअसल मोबिलाइज करती है। नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। मैं FIIs और DIIs के आंकड़े डेली पढ़ता हूँ, मार्केट की चूँकि खबर होती है। FIIs की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, और लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा करें कि पिछले साल अगर देखें तो 1.65 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग। इस साल की अगर शुरुआत की जाए तो मात्र मान लीजिए आज 23 दिन है, 23 दिन में 23,000 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली आ चुकी है। लेकिन उसी आंकड़े के जस्ट नीचे होता है DIA का आंकड़ा। 2000 का अगर बिकवाली दिखती है FIIs की, तो यहाँ दिखता है 5000 करोड़ का बाइंग। तो वो थामते हुए नजर आते हैं, बाजारों को भी लंबे समय तक थामने का काम किया DIIs। तो एक उसमें LIC की अच्छी खासी DIIs में आपका म्यूचुअल फंड हो गए और LIC हो गई। तो LIC दूसरा अगर आप उसका पहलू देखिए तो वो मार्केट को के लिए भी, मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का भी एक बड़ा प्लस लिक्विडिटी। तो ये LIC को इस हिसाब से अगर आप देखें तो उसका डीमर्जर का जो प्रस्ताव है उस पर एक सवालिया निशान लगता है। सर एक और एंगल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि LIC को लेकर कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा जो है कर्मचारी हैं, साथ ही जो है 10 लाख से ज़्यादा एजेंट्स जो है काम करते हैं। अब बैंकों को लेकर भी डीमर्जर की कहानी मैं आपसे जो है डिकोड करवाता रहता हूँ, वहाँ भी तकरार छिड़ी रहती है कि भाई नहीं, आप हमको मर्ज मत करिए, 2-3 बैंक मिलाकर एक बैंक मत बनाइए, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी सुख सुविधाओं का क्या होगा। ऐसी समस्या यहाँ भी तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी? देखिए, कर्मचारियों के जाहिर तौर पर कंसर्न इस चीज़ को लेके आ सकते हैं कि आप LIC को डीमर्जर करेंगे, अगर डीमर्ज करते हैं तो उनकी नौकरियों का क्या होगा, ये बहुत। और दूसरी बात ये है बड़ी समस्या कि आपकी जो डीमर्ज की हुई एंटिटीज़ हैं, मान लीजिए LIC को करके, क्या वो ज़्यादा बेहतर ऑपरेट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी जी। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने डीमर्जर तो कर दिया, लेकिन अब जिस फील्ड में कंपनी नई खड़ी की,
क्या वो उस क्षेत्र में compete कर पा रही है, काम कर पा रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं, ये भी तो एक सवाल है। पता चले सरकार का दिमाग फिर इसमें लग रहा है कि साहब ये वाली तो इकाई जो है वो अच्छा काम, हमने देखा MTNL BSNL जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बिल्कुल घुटनों पे बैठी हुई हैं। हर साल सरकार को 80,000, 60,000, 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना पड़ता है। सरकार की नींव रखी गई कंपनियां, सरकार ने कहा कि साहब महानगर के लिए MTNL रखेंगे, बाकी के देश के लिए BSNL रखेंगे, दोनों कंपनियां नहीं चली। दुनिया का पैसा सरकार का लगा, लेकिन सरकार उनके एम्प्लॉयज को बचाने के लिए इन कंपनियों को चला रही है, उनको बेल आउट भी करती है हर साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सबसे ताकतवर बैंक JP मॉर्गन और उनके जो दिग्गज CEO हैं जेमी डिमॉन के खिलाफ $5 अरब का मुकदमा ठोक दिया है। आरोप जो है बेहद गंभीर है। ट्रंप का कहना है कि कैपिटल हिल हिंसा के बाद उन्हें और उनके परिवार को जो है राजनीतिक सजा जो है देते हुए बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अब सर ये एक नया जो है मामला है और JP डिमॉन साहब को मैं सुन भी रहा था दावोस में, और वो ये कहते हुए भी नज़र आ रहे थे कि जो 10% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की जा रही है ये तो दम बद से बदतर स्थिति ला देगा। अब कैसे देख रहे हैं ट्रंप साहब के नए ऐलान को, और उसके बाद फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। नहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी देश पे। US फेड चीफ को वो कह रहे हैं कि उसको मैं मार के भगा दूंगा, तुम गद्दी छोड़ दो। तो उन्होंने संभवतः उत्तराधिकारी भी सोच लिया है, इसकी भी चर्चाएं आती रहती हैं। लेकिन खैर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा टर्म है वो याद रखा जाएगा। फिलहाल तो पिछला पूरा 1 साल 20 तारीख को ही उनका 1 साल पूरा हुआ है, और ये पूरा 1 साल न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल वाला रहा है। और उसमें एक चीज़ है, अकेले ट्रंप ही नहीं है, उनकी पूरी टीम, अब मैं अगर उसको देखता हूँ, गौर से समझने की कोशिश करता हूँ, सब वैसे ही तो वो सब एक तरह के सनकी लोगों का जमावड़ा वहाँ पे दिखाई देता है। चाहे हावर्ड लटनिक देख लीजिए, चाहे मार्को रूबियो देख लीजिए, चाहे JD वेंस को देख लीजिए, तो ऐसी पूरी जो उनकी गौर साहब भी हैं क्या सर उस लिस्ट में? गौर साहब भी हैं क्या उस लिस्ट में? नहीं, गौर साहब तो नहीं है, उस हिसाब से उतनी बड़ी पोजीशन पे भी नहीं है, मान लीजिए भारत के राजदूत हैं, लेकिन जो की पोजीशंस हैं उस पे जो, और इसीलिए टकराव वहाँ नजर आता है, चाहे फेड के जो चेयरमैन हैं आपका जेरोम पावेल हो उनके साथ या बाकी लोगों के साथ, बाकी दुनिया के साथ भी। और अब उन्होंने 2021 की घटना को निकाला, बोले कि जब मैं चुनाव हार गया और उसके बाद जब कैपिटल हिल का जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद साहब, और ये मामला सर 6 जनवरी 2021 का है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, जब चुनाव हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट नहीं हुए, उसमें जो बाइडन जीत कर आए चुनाव, कमला हैरिस VP बनी, उसके बाद जो जनता वहाँ कैपिटल हिल पे अटैक किया, उसको कब्जाने की कोशिश की, उसमें मुकदमे चले, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेके भी मुकदमे चले, और एक वक्त ये लगा कि शायद ये दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन वो चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब उस पे तब जो अकाउंट फ्रीज किए गए डोनाल्ड ट्रंप के और उनके बिजनेसेस के, अब उसमें इन्होंने कहा कि साहब नहीं, आप तो 5 बिलियन का, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुझे और मेरे जो कारोबार हैं उनको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आप कीजिए। $5 बिलियन का लॉ सूट जो है। लेकिन सर JP मॉर्गन का भी जवाब आ चुका है, वो क्या है वो भी बता देते हैं। बैंक ने कहा कि ये केस बिना दम का है। बैंक का दावा है कि वो राजनीतिक या धार्मिक सोच के आधार पर जो है खाते बंद नहीं करता है। खाते सिर्फ तब बंद किए जाते हैं जब उन्हें कानूनी या जो है रेगुलेटरी जोखिम जो है वो दिखाई देता है। अब देखना होगा सर कि राजनीतिक वर्सेस जो आर्थिक टकराव देखने को मिल रहा है उसमें किसकी जीत होती है। नहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो एक उस शख्स से बदला लेने की उस पे हैं जिसने उनको कभी तंग किया। वो तो कह रहे थे कि किसी को कि तुमने मेरी मिमिक्री की तो लो भाई, तुम पे हम टैरिफ लगा देते। वो दुनिया के अपने देश में नहीं, बाकी के देशों में भी कोई कुछ इस तरह की, तो चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति हों या बाकी के पूरा जो दुनिया हो, उसमें जिस तरह के एक्शंस डोनाल्ड ट्रंप लेते दिखाई दे, वाकई बहुत हद तक अब वो सनक की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सर व्हाट अबाउट अब जियो पॉलिटिकल टेंशंस और फिर अब जो नई तरह की जो अनसर्टेनिटीज़ उमड़ रही है, हालांकि इस बीच में फ़ायदा हो रहा है कमोडिटी बाज़ार में, लोगों के पैसे बनते हुए दिख रहे हैं, सोना चांदी और तमाम जो कमोडिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। एक अच्छा खासा तबका अभी भी है जो इक्विटी बाज़ार पर निर्भर है, देश की इकॉनमी कहीं ना कहीं निर्भर है, उसको लेकर के आप कहना चाहेंगे? फर्स्ट कमोडिटी पर बोलिए, उसके बाद फिर इक्विटीज़ पर भी कुछ ज्ञान दीजिए। नहीं, कमोडिटीज़ में तो देखिए जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है उतनी कमोडिटीज़ भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। प्लस अगर हम चांदी कॉपर इनको देखें तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है, और बाकी जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है
वो तो मजबूती दे ही रहा है। शेयर बाजारों के लिए कम से कम अगर मैं भारतीय शेयर बाजारों की बात करें तो अभी ये अनसर्टनिटी मतलब जारी रहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका के साथ अभी भी डील को लेके कोई कॉन्क्रीट चीज़ें निकलती हुई दिख नहीं लेकिन रही। सर दावोस के सम्मेलन के बाद तो वो कहते हुए देखे कि मोदी इज माय गुड फ्रेंड, अब जल्दी हो जाएगी। ये बात वो बार बार कह रहे हैं और उसके बाद ही फिर वो कह देते हैं कि साहब मैंने तो जंग रुकवा दी दोनों देशों के बीच, और अगर भारत रूस से और तेल खरीदेगा तो हम 500% का टैरिफ लगा देंगे, या अलग अलग तरह के ऐसे बयान जो फिर चीज़ों को गड़बड़ा देते हैं। तो डील एक्चुअली कब क्रैक होगी, कैसे क्रैक होगी, भारत भी अब थोड़ा सा स्थिर तरीके से देख रहा है, वेट एंड वॉच की पोजीशन में है कि ठीक है अब आप जब एक बार शांत होकर समझ लें चीज़ों को तब आ जाएं, तब हम आपके साथ डील कर लेंगे। लेकिन प्रवीण सर, ग्रीनलैंड वाला मुद्दे और मतलब उसमें आग लग सकती है या नहीं लग सकती है? ग्रीनलैंड के मसले पे देखिए थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना बहुत लार्ज स्केल पे हुई। न केवल वेनेजुएला का जो ऑपरेशन था उसको पूरी दुनिया के मुल्कों ने भले कड़ी आलोचना नहीं की, लेकिन किसी ने उस ऑपरेशन का एंडोर्स भी नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपनी पीठ भले थपथपाते रहे हों, लेकिन दुनिया भर के नेताओं ने इस ऑपरेशन का, इस तरह की कार्रवाई का, दुनिया ने जब वो तस्वीरें देखी माडुरो को हथकड़ियाँ पहना के ले जाते हुए अमेरिका में, तो वो इम्प्रेशन कोई बहुत सही गया नहीं। उसके बाद जब ग्रीनलैंड को लेके एक एग्रेसिव इमेज दिखाने की कोशिश की, उसका पूरे यूरोप ने कस के डट के विरोध किया, डेनमार्क हो या बाकी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो। तो इस पूरे नाराजगी के माहौल में फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपना पूरा का पूरा काम, मतलब जो स्टेप बैक एक तरह से पीछे करना पड़ा बेचारा। चलिए सर, इसी बीच एक और बुरी खबर ये आ रही है कि रुपया जो है वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, वहाँ भी गिरावट जो है गहराती हुई दिख रही है। लेकिन अब आगे देखिए कब जो है ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ये थमता हुआ दिखेगा। लेकिन तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।